नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्राकृतिक खेती कर रहे किसान से मुलाकात। टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। आजकल किसान खेती में कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए फसल में तरह तरह के फर्टिलाइजर्स और हानिकारक कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन इन कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बगैर कम जमीन और कम खर्च में अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है प्राकृतिक खेती। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार से, जो साल 2018 से प्राकृतिक खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। मैंने 2018 में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली और प्राकृतिक खेती ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने इसको शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद मैंने इसको गहनता से लिया और इसमें मैंने पाया कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और हम जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, टमाटर करते हैं, लहसुन करते हैं या मिर्च करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो जहर मुक्त है। उसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं है, हम जहर यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत और अग्नि अस्त्र, नीम अस्त्र, कड़ू अस्त्र, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और हम इस खेती को, मैं चाहता हूं कि इस खेती को सभी किसान करें। प्राकृतिक खेती में प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती हैं और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यह किसान भाई। तो यह प्राकृतिक तकनीक से खेती करने में प्रयोग होने वाले घटकों का निर्माण किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। जैसे हम घन जीवामृत की बात करें तो घन जीवामृत हमारा बनता है, हम 20 किलो गोबर ले लेते हैं और 20 किलो गोबर में हम उसमें 1 लीटर गौमूत्र डाल देते हैं। 1 लीटर गौमूत्र डालने के बाद उसमें हम आधा किलो गुड़ डाल देते हैं, आधा किलो बेसन डाल देते हैं और एक हम विशेष प्रकार की, जैसे कि हमारे मेड की मिट्टी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे ना हो, वहाँ की मिट्टी ले लेते हैं। या जंगल से, जैसे हमारे जंगल में मिट्टी होती है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्प्रे नहीं होती उस मिट्टी पे, तो उस मिट्टी को लाके हम घन जीवामृत में डाल देते हैं और फिर उस घोल को अच्छे से मिला के फिर उसको 48 घंटे के लिए हम उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद वो तैयार हो जाता है। उसके बाद सुखाने के बाद हम उसको तोड़ के, उसको ब्रीक करके, उसको एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर उसके बाद हम उसका प्रयोग 6 महीने तक आराम से कर सकते हैं। 6 महीने तक उसको हम, जैसे मतलब हमारी फसल होती है, अभी जैसे हमारे लहसुन लगे हुए हैं, तो लहसुन में हम सबसे पहले जब खेत को तैयार करते हैं तो 1 बीघे का खेत होता है जैसे हमारे, तो 1 बीघे के खेत में हम कम से कम 80 किलो घन जीवामृत डाल देते हैं। और अगर घन जीवामृत ऐसी चीज़ है, अगर वो खेत में ज़्यादा भी डल जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि हम अग्नि अस्त्र की बात करें तो अग्नि अस्त्र में हमारी मिर्चें होगी, अदरक हो गया और हमारे यहाँ पे
दरेक के पत्ते हो गए, इन चीज़ों की जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हम उन पत्तों को इकट्ठे करते हैं। उन पत्तों को इकट्ठा करके फिर कूटते हैं। उनको कूटने के बाद हम उसको एक कढ़ाई में उसको एक उबाली दिलाते हैं। एक उबाली आने के बाद वो तैयार हो जाता है। उसको हम 48 घंटे या 3 दिन के लिए रख देते हैं। 3 दिन के बाद वो छिड़काव के लिए तैयार हो जाता है। जब हम उसकी छिड़काव फसल पे करते हैं तो इतना तीखा होता है, वो कोई भी जानवर हो हमारी फसल को नज़दीक भी नहीं आता है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी कीट पतंगे को मार दें या किसी भी कीड़े को मार दें। हमारे लिए जो अच्छे मित्र कीट है वो भी मर जाते हैं उससे। और जो हम अग्नि अस्त्र करते हैं, पौधे की वो नज़दीक नहीं आ पाते हैं। किसी भी प्रकार का कीट पतंगा हो, कीड़ा हो, वो पौधे के नज़दीक नहीं आएगा तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल अच्छा पौधा चलेगा। पर ये है कि मतलब जो इस विधि से करना है वो दूसरे और तीसरे दिन करे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी के खेत में बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई और किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं हो तो 10 परनी बना लीजिए। 10 परनी में हमारे 10 प्रकार के पत्ते इकट्ठे कर लो, जैसे कि अमरूद का पत्ता हो गया, कड़ू का पत्ता हो गया, नीम के पत्ते हो गए और दरेक के पत्ते हो गए। इस प्रकार से 10 प्रकार के पत्तों को इकट्ठा करके उनको कूटते हैं हम। कूटने के बाद उसको 15-20 दिन के लिए इकट्ठा करके डाल देते हैं। उसमें डालने के बाद जैसे ही वो तैयार होता है, 1 महीने के बाद उसकी स्प्रे करो। जो जिसके बहुत ज़्यादा लगे हुए 1 महीने पहले ही, मतलब जो भी चीज़ है हमारी 1 महीने पहले ही तैयार बना के हम रख लेते हैं, जिससे कि हमारे को किसी प्रकार की बाद में दिक्कत ना आए। यह किसान भाई इस समय लहसुन की खेती कर रहे हैं। तो यह लहसुन की खेती प्राकृतिक तरीके से किस तरह से कर रहे हैं, आइए जानते हैं। लहसुन का सीजन चला है तो हमने लहसुन लगाया। सबसे पहले हमने खेत की जुताई की। उसके बाद हमने इसमें जुताई करने के बाद 15 दिन के लिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद इसमें जो छोटा मोटा घास था वो उग गया। उगने के बाद हमने उस घास को इसी में ही इसमें मिल्चिंग कर दी। उस घास की मिल्चिंग करने के बाद हमने फिर इसको 15 दिन के लिए छोड़ दिया। जब वो घास इसमें मिक्स हो गया, मिल्चिंग हो गई इसकी, उसके 15 दिन के बाद हमने फिर इसमें घन जीवामृत डाल दिया। घन जीवामृत डालने के बाद हमने इसकी जुताई की खेत की, जिससे ये बिल्कुल नरम हो गया। नरम होने के बाद फिर हमने लहसुन को खेत में लगा दिया। लहसुन जैसे ही खेत में उगने लगे, उगने के तीसरे दिन मैंने इसमें जीवामृत डाल दिया। जीवामृत डालने से जो हमारे सुप्त अवस्था में जो केंचुआ चला गया था उसके लिए अजवाइन का काम करता है, जिससे कि एकदम से वो अपनी हरकत शुरू कर दी उसने और हमारी फसल के लिए किसी प्रकार की कोई भी हानि ना पहुँचे। उसके बाद हमने फिर एक इसमें अग्नि अस्त्र की स्प्रे कर दी। अग्नि अस्त्र हमारा जैसे कि कोई कीट पतंगे बाहर से आके जो छोटे पौधे लगे हैं उसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसी लाभ को देखते हुए जिन किसानों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसकी वजह से टमाटर का उत्पादन कम हो सकता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप इन हानिकारक रोगों की पहचान कर रोग नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति।
आज मैं आपको टमाटर की फसल में जो आजकल रोग लग रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा अपने किसान भाइयों को। जैसे कि जो टमाटर की फसल है, टमाटर की फसल जो है वो एक फफूंद वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह उनका ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी और जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा होते हैं। इस समय टमाटर में कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं जो हमारी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं, फिर चाहे उसको हम छोटे क्षेत्र में कर रहे हों या हम व्यावसायिक तौर पर कर रहे हों। कहीं न कहीं हमारी फसल को इन रोगों से काफी अधिक नुकसान पहुंचती है। तो जो किसान भाई टमाटर की फसल में लगने वाली रोगों की सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपायों को अपनाते हैं, उनकी फसल रोगों से बच जाती है और उनको अच्छी पैदावार मिलती है। तो आजकल ज़्यादातर जो पत्ता धब्बा रोग है, लीफ स्पॉट जिनको बोलते हैं हम, या लीफ ब्लाइट, वो रोग जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनके जो पहचान है वो तो सीधी है कि पत्तों में जो है, आपको जैसे नाम ही उसका पत्ता धब्बा है, तो पत्तों में जो है वो उसमें दाग उभरते हैं, काले रंग के, हल्के भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के दाग उभरते हैं। और कई बार दाग में जो है वो उसके चारों तरफ जो है वो पीले घेरे भी बन जाते हैं। और कई बार जो जहाँ दाग पड़ता है वहाँ से वो पत्ते तुड़मुड़ भी जाते हैं थोड़े से, या कई बार दाग वाला पोर्शन जो है वो पत्तों से टूट भी जाता है और उसमें पत्तों में छेद जैसे भी नजर आते हैं। उससे क्या होता है कि जो भोजन जो बनने की उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है और उससे जो है फसल की जो पैदावार है उस पर जो है उसकी या बढ़ोतरी है उस पर उसका असर पड़ता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जैसे ही वो पत्ता धब्बा रोग आपको शुरू में नज़र आए, अगर आपको लग रहा है कि ये जो मौसम है ये ऐसा मौसम काफ़ी आगे रहेगा, तो अगर ऐसा मौसम रहेगा और पत्ते धब्बे अगर आपको धब्बों से वो थोड़ा सा और बढ़ने लग जाएं और 2-3 धब्बे मिलके बड़ा स्पॉट बनाने लग जाएं, तब आपको मैं सलाह दूंगा कि ऐसा होने से पहले ही आप जो है इस पर जो है वो छिड़काव करें। और इसके लिए छिड़काव जो है वो फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं उनका भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंकोजेब दवाई है वो आपकी 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव होता है उसका, या आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई है वो भी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो ये रोग है अगर आपका इसमें आ गया है तो उसकी बढ़ोतरी जो है इसमें रुक जाएगी। तो साथ में इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जैसे मान लो पत्ते आपके जो ख़राब हो गए हैं या जो जिनमें ब्लाइट लग गई है या लेस वाला अगर वो नीचे झड़ गए हैं तो आप उनको भी इकट्ठा करके उनको भी साथ में साइड में ले जाके जला दें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में काली टिक्की, जिसे बकाई रॉट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपायों को अपनाया जाए तो फसल में होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले काली टिक्की रोग की पहचान और रोकथाम के बारे में। 2-3 रोग काफ़ी प्रमुख जो है वो टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से ज़्यादातर नाम जो लोग किसान भाई उसको नाम काली टिक्की बोलते हैं। काली टिक्की 2 तरह का होता है। एक काली टिक्की जो होता है वो उसको हम बकाई रॉट बोलते हैं, वो सिर्फ फलों पे ही आता है। और एक काली टिक्की होता है जो फलों पे भी आता है और जो साथ में पत्तों पे भी आता है, पत्तों पे भी काले दाग पड़ते हैं। और जो पत्तों वाला रोग है जो पत्तों में भी आता है वो थोड़ा सा ठंडा जब ठंडे इलाके होते हैं, थोड़ा हाइट वाले इलाकों में ज़्यादा आता है। और जो बकाई रॉट है, जो काली टिक्की जो गोल गोल धब्बे पड़ते हैं, वो जो है वो थोड़े से निचले इलाकों में, गर्म इलाकों में ज़्यादा आता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है तो है एक तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने जो टमाटर का जो पौधा है आपका, उसका अपने निचला जो पोर्शन है आपका, जो ज़मीन से लगता जो उसकी टहनियाँ हैं या उसके पत्ते हैं, उनको आपने काट देना है। कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर का जो उसका पोर्शन है उसको आपने बिल्कुल साफ़ कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो उसका हवा जो है वो क्रॉस होगी उससे, और उस हवा क्रॉस होने से क्या होगा कि जो नमी है वो जो टहनी तनों पे जो नमी है, पत्तों पे जो निचली टहनियों पे जो नमी है वो नमी कम हो जाएगी हवा के क्रॉस होने से। उससे भी जो है रोग का फैलाव जो है ये कम होगा। और साथ में एक और मैं सलाह दूंगा कि उसमें जो है आप जो है वो मल्चिंग हम बोलते हैं, कोई चीज़ आप बिछा दें, घास बिछा सकते हैं या पॉलीथीन मल्च आप यूज़ कर सकते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो है कि आपका जो खरपतवार बहुत आता है और खरपतवार से भी ये रोग बहुत फैलता है, तो एक तो आपका खरपतवार जो है आपका वो नहीं इसमें फैलेगा क्योंकि आपने उसको ढक दिया है ऊपर से और खरपतवार नहीं आएगा। तो अगर आपने मल्च बिछाई होगी तो ये काम नहीं होगा। और एक दोनों के बीच
में एक बैरियर का काम वो करेगा। तो ये इसका बहुत फ़ायदा है मल्चिंग करने का। उससे क्या होगा कि क्योंकि ये रोग जो है वो मिट्टी जनित है, मिट्टी से ये ऊपर को आता है, तो अगर आप मिट्टी में जो है मिट्टी से टच नहीं होने देंगे पत्ते को या टहनी को, तो इस रोग का जो है वो फैलाव थोड़ा कम हो जाता है। और साथ में एक उसको हम बोलते हैं स्प्रे, छिड़काव भी फफूंदनाशक का। उसमें आप जो दवाइयाँ मैं बताऊँगा, एक तो है मैंकोजेब, वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या तो उसका छिड़काव कर दें, या आपकी मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब रिडोमिल के नाम से दवाई आती है, उसका आप छिड़काव 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत रोग आपका पिछले खेत में शुरू हो गया है तो वो जो है वो रुक जाएगा वहीं पे ही। आने पर जो है, क्योंकि रोगाणु की संख्या कम हो जाएगी छिड़काव से, तो जो फैलाव होगा वो उसी मात्रा में कम हो जाएगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 4 दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक लट के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देवें और फल बनने पर क्लोरपाइरिफास 20 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में पेंटेड बग एवं आरा मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 5% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, अथवा डाइमिथोएट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अमरूद में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियान 50 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जीरा की बुआई का उपयुक्त समय 15 नवंबर से 30 नवंबर तक है। जीरा की उन्नत किस्मों में GC4, RZ 223, RZ 209, RZ 19 एवं गुजरात जीरा 2 का चयन करें। बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। रिज्का की बुआई का सही समय है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि टाइप 9 RL 88, टाइप 8 सिरसा 8, RLC 5 उन्नत किस्में हैं। इनके बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि मस्कावी, वरदान, BL10, BL22, खदरावी, T720, T560 के उन्नत किस्मों के बीज का चयन करें। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि डेयरी पशुओं के बछड़ों का डीवर्मिंग कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बूढ़ीबाड़ा जिला बाड़मेर से चिमना राम जी ने, आप अनार के बागों में अच्छा उत्पादन लेने के लिए
किन किन कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चिमना राम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको अनार के खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, अनार काफ़ी अच्छा फल है जो कि आयरन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। किसान भाइयों, अनार के बाग में इस समय कई तरह के खरपतवार देखने में आ रहे हैं। ये खरपतवार अनार के पौधों के साथ हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि ये अवांछनीय पौधे होते हैं तथा पौधों से जो पोषक तत्व है इसको खींचते रहते हैं तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यदि हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो खरपतवारों की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। यदि ओपन फील्ड में आपने लगाया हुआ है अनार, इसमें जैसे ही अभी निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। इसके लिए आप थाले से कुछ दूरी पर से निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। इसके लिए आप खुरपी या बीच में जैसे कि पावर टिलर वगैरह है चला देना चाहिए, जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके साथ में आप जैसे कि ट्रेनिंग सिस्टम है, जो अनार है उसमें सिंगल स्टेम सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप पौधे को झाड़ी नुमा नहीं बनने दे, एक जो मेन शाखा है उसको बढ़ने देता, आइट साइड की शाखाओं को बढ़ने दे, जिससे कि जो फलन है अच्छा आता है। किसान भाइयों, किसी भी फल बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें अनार के बाग में सिंचाई, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि अनार के संबंध में हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सिंचाई की। तो सिंचाई में हम इसे करीब ठंड में है तो इसमें हम 15 से 20 दिन के अंतर पे सिंचाई कर सकते हैं। साथ में जो गर्मी के मौसम में इसमें करीब हम प्रति सप्ताह के हिसाब से यदि सिंचाई का शेड्यूल रखें तो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी हम जो किसान भाई अनार लगा रहे हैं उसमें भी जो ड्रिप के साथ में और मल्चिंग के साथ में यदि अनार की खेती कर रहे हैं तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो किसान भाई, इसमें आप ड्रिप का प्रयोग करें तथा ड्रिप को एक पौधे को करीब एक दिन में यदि 2 से 3 लीटर भी पानी यदि चला दिया तो काफ़ी पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, अनार के फलन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप बाग में पोषक तत्वों का प्रयोग करते हुए अनार की तितली कीट का नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। किसान भाई, इसके बाद में आता है कि आपको खाद, उर्वरक ये कौन कौन से दे तथा कितनी मात्रा में दे, ये बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाई, इसके लिए हमें जैसे कि गोबर की खाद है, करीब 1 से 2 वर्ष के जो पौधे हैं इसमें आप करीब 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या कंपोस्ट ये आप मिला के दे सकते हैं। किसान भाई, इसमें आप जो उर्वरक खाद की बात है इसमें आप 19-19 का छिड़काव भी आप कर सकते हैं पौधों के ऊपर, जिससे भी फलों की गुणवत्ता पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अनार की तितली जिसे कहते हैं ये नुकसान पहुंचाती है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाला इसका कीट है, जो कि बहुत ही कॉमन कीट है। ये एक इल्ली होती है जो कि पहले फूल के ऊपर ही इसके अंडे देती है। फूल से जब फल बनता है तो इसका जो मेगट है उसके ऊपर फल में पनपता है और इसके बाद में इसमें लार्वा बनता है, एडल्ट बनता है। इसके बाद में जो तितली है फिर से उड़ के अपनी लाइफ साइकिल चलाते रहती है। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जो फल है उसमें यदि छेद हमें कहीं दिखे तो उनको तोड़ देना चाहिए, या जब फूल है फूलों के समय हमें कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे मेटासिस्टाक्स पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो दवा है उसके एक छिड़काव के बाद में करीब 7 से 10 दिन के अंतर पे दोबारा हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।